नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ज्ञानवर्धक कहानी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक 10 साल के बच्चे भविष्यवाणी करते हुए कहा कि मुझे पता है किस दुनिया का अंत और हिंदुस्तान की राजनीति के राजनेताओं की मृत्यु कब होगी। लेकिन दोस्तों, जैसे ही इस भविष्यवाणी के बारे में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पता चला तो वह भी यह सुनकर हैरान रह गए। जी हां दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही रहस्यमय और इंटरेस्टिंग होने वाली है। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखना। और हां, हमारी इस वीडियो को आप देश के राज्य के किस हिस्से से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है। तो प्यारे दोस्तों, काली रात थी। हवा में कुछ अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई अनदेखा डर चारों ओर रेंग रहा हो। उत्तराखंड के पहाड़ों के बीच बसा छोटा सा गांव नारायणपुर पूरी तरह सन्नाटे में डूबा हुआ था। गांव के हर घर में दीप जलते थे, पर पंडित शिव नारायण के घर का आंगन उस रात बुझा लग रहा था। वहां एक बच्चा चुपचाप जमीन पर लेटा था। उसकी सांसें चल रही, आंखें बंद थी और होठ बुदबुदा रहे थे। दोस्तों, उस बच्चे का नाम था ओम। उम्र बस 10 साल, लेकिन उसकी आंखों में बचपन की मासूमियत नहीं, कोई और ही गहराई थी जिसे समझ पाना किसी बड़े बूढ़े के बस की बात नहीं थी। वह ना किसी से ज्यादा घुलता, ना किसी से खेलता, पर उसकी बातें कभी कभी ऐसी हो जाती कि सुनने वाला कई रातों तक सो नहीं पाता। उस रात जब वह गिरा तो किसी झटके से नहीं, बल्कि जैसे कोई और शक्ति उसके शरीर पर उतर आई हो। उसके चेहरे पर पीड़ा नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। मगर उसकी जुबान पर ऐसे शब्द थे जिन्हें गांव के किसी भी आदमी ने पहले कभी नहीं सुना था। कुछ पुराने अज्ञात शब्द जिनमें आग, रक्त, आकाश, राजा और विनाश जैसे भाव थे। दोस्तों, उन गांव के सबसे बूढ़े व्यक्ति हरिराम दादा, जो कभी बनारस में संस्कृत पढ़ चुके थे, बोले, यह लड़का कोई साधारण नहीं, ये तो भविष्य देख रहा है। दूसरे दिन सुबह ओम की आंखें खुली। वह उठकर बैठा और बिना किसी को देखे बस एक ही बात कही, मुझे उस गुफा में जाना है। अभी दोस्तों लोग डर गए। वह गुफा गांव से ऊपर पहाड़ियों में थी। उस गुफा के बारे में कहानियां थी कि वहां बहुत पहले कोई तपस्वी समाधि में गए थे और फिर कभी नहीं लौटे। बच्चों को उस रास्ते पर भी जाने की इजाजत नहीं थी। मगर ओम का चेहरा अब वैसा नहीं था। उसमें डर नहीं था, बल्कि एक ऐसा तेज था जिसे देखकर गांव के सबसे साहसी आदमी भी चुप हो गए। ओम गया। 3 दिन तक वह लापता रहा। गांव में बेचैनी थी। पंडित शिव नारायण की पत्नी रोज रोती। चौथे दिन जब वह लौटा, उसके शरीर पर धूल जमी थी, कपड़े फटे हुए थे, मगर उसके चेहरे पर शांति थी और आंखों में नीली सी रोशनी थी। उसने किसी से कुछ नहीं कहा, बस घर में आया और अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। अगले ही दिन से उसके व्यवहार में परिवर्तन आ गया। वह दिन में चुप रहता, पन्नों पर कुछ ऐसे चिन्ह बनाता जिन्हें कोई पढ़ नहीं सकता था। कभी कभी वह खुद ही उन पन्नों को आग में फेंक देता और राख को एक पात्र में भर कर रखता। एक दिन उसका पिता उसके कमरे में गया और एक अध जला कागज उठाया। उस पर हिंदी में लिखा था, जब एक चेहरा लोगों को मुस्कुरा कर देखेगा, पीछे उसकी सरकार अंधेरे में छिपी नीति पर काम करेगी। उस वर्ष मौसम अपनी मर्यादा तोड़ेगा। बारिश वहां होगी जहां होगी। सूखा था और सूखा वहां जहां नदियां बहती थी। किसान रोएंगे, लेकिन कैमरे दिखाएंगे नेता के हाथ की रोटियां। उसके 2 महीने बाद यही हुआ। केरल और कर्नाटक में 2 महीने तक बारिश नहीं हुई। झीलें सूख गई। वहीं उत्तराखंड, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बाढ़ ने गांव बहा दिए। टीवी पर प्रधानमंत्री के दौरे दिखाए गए। कैमरे के सामने उन्होंने बाढ़ पीड़ितों को खाना खिलाया और उधर किसान आत्महत्या कर रहे थे। गांव में लोग अब ओम से डरने लगे थे। वह अब बच्चों जैसा नहीं रहा था। उसकी बातों में वजन था। जब वह किसी को देखता तो सामने वाला काम चाहता। उसने एक रात अपने पिता से कहा, दिल्ली की रोशनी जल्दी ही धुंध में छिप जाएगी, पर लोग समझेंगे कि यह विकास की धुंध है। असली तूफान सीमा पार से नहीं, हवा से आएगा। वह कुछ समझ नहीं आया। लेकिन फिर एक दिन चीन और भारत की सीमा पर तनाव बढ़ गया। न्यूज चैनल्स पर चला, भारत पूरी तरह सतर्क। मोदी सरकार ने उच्च स्तरीय बैठक की
और उसी दिन दिल्ली में 3 रहस्यमयी धमाके हुए जिनका कोई स्रोत नहीं मिला। ओम बस मुस्कुराया। फिर एक सुबह वह गांव के बीचों बीच खड़ा हुआ और उसने जोर से कहा, अब जो होगा वह ना दिखाई देगा ना सुना जाएगा, बस महसूस किया जाएगा। एक वायरस आएगा, पर वह बाहर से नहीं भीतर से निकलेगा। विज्ञान कहेगा नया म्यूटेशन है, लेकिन असल में यह वही है जिसकी चेतावनी गुफा ने दी थी। दोस्तों, कुछ हफ्तों बाद ही देश में एक अजीब बीमारी फैलने लगी। ना बुखार ना खांसी, बस सांस की गहराई कम हो जाती। डॉक्टर्स ने कहा यह तो बिल्कुल नया स्ट्रेन है। सरकार ने इसे स्थानीय प्रभाव कहकर नजरअंदाज किया, मगर लोग मरने लगे। गांव में अब लोग ओम से नहीं उसकी छाया से डरने लगे थे। उसने एक रात अकेले बैठकर आसमान की ओर देखा और बुदबुदाया, अब अकाल आएगा और उसके साथ आएगा एक चेहरा जो सबको आश्वासन देगा, लेकिन उसी के नीचे छिपा होगा सच्चा भय। तब देश के कुछ हिस्सों में गेहूं की फसल अचानक सूखने लगी। पंजाब में तापमान 49 पार चला गया, खेत जल गए। सरकार ने शुरुआत में खंडन किया, लेकिन बाद में गेहूं का निर्यात रोकना पड़ा। दोस्तों, टीवी पर प्रधानमंत्री ने कहा, देश चिंतित ना हो, हमारे पास पर्याप्त भंडार है। ओम फिर मुस्कुराया। अब गांव वालों ने उससे दूर रहना शुरू कर दिया था, लेकिन देश के कुछ पत्रकारों को उसकी बातों की भनक लग गई। एक पत्रकार रात के अंधेरे में गांव आया और ओम से मिला। ओम ने बस एक वाक्य कहा, अब निर्णय होगा, बहुत बड़ा निर्णय, जो देश को 2 हिस्सों में बांट देगा। कोई तलवार नहीं चलेगी, पर दिल फटेंगे। दोस्तों, 1 महीने बाद सरकार ने संसद में एक प्रस्ताव रखा, भारत की नई सांस्कृतिक नीति धार्मिक स्थलों के उपयोग, सरकारी शिक्षा में वेदों की अनिवार्यता और मीडिया के राष्ट्र विरोधी तत्वों पर सीधी कार्यवाही। दोस्तों, देश 2 भागों में बंट गया, एक जो मोदी सरकार को भगवान मान बैठा था और दूसरा जो चुपचाप डर के साए में जी रहा था। दोस्तों, गांव में उस रात ओम फिर से गायब हो गया। लोग उसे ढूंढने निकले, पर वह कहीं नहीं मिला। अगले दिन गुफा से एक धुआं उठा। गांव के लोग ऊपर पहुंचे तो देखा गुफा के बाहर एक पन्ना जल रहा था, जिस पर लिखा था, दोस्तों, अब अंतिम समय है। जब जो झुकेगा वही बचेगा, जो खड़ा रहेगा वह समय की लहर में डूब जाएगा। यह मोदी का युग नहीं, निर्णय का युग है, कहते हैं। इसके बाद ओम कभी नहीं दिखा। दोस्तों, पर दिल्ली में प्रधानमंत्री के ऑफिस की दीवार पर लगे शीशे पर एक सुबह एक शब्द लिखा मिला। बिना किसी के स्पर्श के समय पूरा हुआ और उसी दिन देश भर में बिजली चली गई, इंटरनेट बंद हो गया और आसमान में फिर से वही रहस्यमय आवाजें गूंजी जो पहले सिर्फ ओम सुन सकता था। दोस्तों, गांव की वो रात कुछ और ही थी। आकाश में चांद तो था, लेकिन उसकी रोशनी बुझी बुझी सी लग रही थी। गांव वाले अपने अपने घरों में थे, मगर नींद किसी की आंखों में नहीं थी। ओम की बातें अब सिर्फ गांव की दीवारों पर नहीं, बल्कि देश की हवा में गूंजने लगी थी। शहरों के अखबारों में, डिजिटल स्क्रीनों पर और मंत्रियों के होठों पर एक ही नाम था, ओम। दिल्ली के एक अंधेरे कमरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अकेले बैठे थे। उनके सामने मेज पर देश के 4 नक्शे खुले थे, जल संकट, वायरस प्रसार, फसल उत्पादन और आंतरिक अशांति। चारों नक्शे पर एक बात कॉमन थी, हर क्षेत्र में एक अजीब ढंग की गिरावट। कोई स्पष्ट दुश्मन नहीं, कोई युद्ध नहीं, फिर भी सब कुछ जैसे हाथ से फिसलता जा रहा था। दोस्तों, उन्होंने सामने रखे एक रजिस्टर को खोला, जिसमें पिछले कुछ महीनों की खुफिया रिपोर्ट्स दर्ज थी। हर तीसरी रिपोर्ट में ओम का नाम था। वह अब सिर्फ एक बच्चा नहीं रहा था, वह एक चुपचाप चलने वाला तूफान बन चुका था, जो दिखता नहीं था पर हर दिशा से सुनाई देता था। उसी समय प्रधानमंत्री को एक गुप्त संदेश मिला। केवल 3 शब्दों में, वह राजधानी में है। प्रधानमंत्री की आंखें एक पल को स्थिर हुई। उन्होंने चुपचाप एक फोन उठाया और कहा, मुझे उसका पता नहीं चाहिए, मुझे वह समय बताओ जब वह खुद मेरे सामने आकर खड़ा होगा। दोस्तों, दूसरे छोर से आवाज आई, वह वक्त आपके बनाए हुए कैलेंडर में नहीं है, वह अपने साथ वक्त लाता है। दोस्तों, अगली सुबह देश के 9 राज्यों में एक साथ एक जैसी घटनाएं घटी। स्कूलों में बच्चे अचानक खड़े हो गए और बोले, हैं वही पढ़ना है जो ओम ने कहा, हमें देखना है वह जो आंखें नहीं देखती। दोस्तों, प्रधानाचार्य घबरा गए, अध्यापक चुप हो गए। सरकार ने इसे डिजिटल सम्मोहन कहा, पर कोई यह नहीं समझ पा रहा था कि एक ऐसा बच्चा जो कहीं दिखाई नहीं देता, उसकी आवाजें देश के बच्चों तक कैसे पहुंच रही हैं। दोस्तों, पंडित शिव नारायण अब पूरी तरह चुप हो गए थे।
वह दिन रात ओम का कमरा खोलकर उसमें बैठते और सिर्फ दीवार को देखते। एक दिन दीवार पर एक शब्द उभर आया, स्वर। उसी शाम उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, अब वह केवल भविष्य नहीं बता रहा, वह हमारे भीतर नई ध्वनि जगा रहा। दोस्तों, एक सूखी नदी के किनारे एक योगी बैठा था। वह पिछले 20 सालों से मौन था। उस दिन उसने पहली बार आंखें खोली और कहा, जिस देश ने ऋषियों को भुला दिया, अब वही देश एक बालक के मुख से ऋचा सुनेगा। शहरों में मोबाइल सिग्नल टूटने लगे, इंटरनेट की रफ्तार धीमी पड़ गई और उसी बीच एक नई बीमारी आ गई। डॉक्टरों ने इसे आइडेंटिटी डिसऑर्डर कहा, पहचान का बिखराव। लोग आईने में खुद को देखते और अचानक बोल उठी, यह मैं नहीं हूं। कोई मंत्री भाषण के बीच चुप हो जाता और फिर कहता, मैं क्यों बोल रहा हूं और किसके लिए बोल रहा हूं। बैंकर अपने हस्ताक्षर भूल जाते, पुलिस वाले अपनी वर्दी उतार फेंकते, टीवी चैनलों पर बहसें थम गई थी, एंकर बोलते बोलते अपने नाम भूल जाते। दोस्तों, सरकार ने इसे साइकोन्यूरोलॉजिकल वायरस कहा, लेकिन जनता अब जान चुकी थी, यह विज्ञान की भाषा नहीं, चेतना का उथल पुथल है। वह समय आ गया था जब एक बच्चा सरकार से बड़ा हो चुका था, लेकिन वह कहीं था नहीं, वह कोई जगह नहीं घेरता था, बस जहन में था। लोगों के दिलों में उसकी आवाज थी और सत्ता की इमारतों में उसका साया। दोस्तों, उस रात प्रधानमंत्री को सपना आया। वह एक वीरान मंदिर में अकेले खड़े थे, चारों ओर घुप अंधेरा। फिर एक बच्चा सामने आया, ओम। उसने कुछ नहीं कहा, बस अपनी उंगली से मंदिर की एक दीवार पर लिखा, आपने देश को बाहर से सींचा, अब भीतर सूखा है। जहां प्रेम होना था वहां डर बोया, और अब जो उगेगा वो आपकी समझ के बाहर होगा। मोदी चौंक कर उठे, पसीने पसीने। सपना था, पर ऐसा नहीं जिसे भुलाया जा सके। उसी सुबह उन्होंने कैबिनेट की आपात बैठक बुलाई। सभी मंत्री एक बात पर एकमत थे, इस ओम को या तो सिरे से खारिज करो या उसे ढूंढो और अपने साथ जोड़ो। प्रधानमंत्री कुछ क्षण शांत रहे, फिर बोले, मैं उसे जोड़ना नहीं चाहता, मैं उससे मिलना चाहता हूं। अकेले एक राजा को कभी कभी अपनी सबसे बड़ी चुनौती के सामने नंगे पांव खड़ा होना चाहिए। 7 दिन बाद प्रधानमंत्री अकेले उत्तराखंड पहुंचे। कोई सुरक्षा नहीं, कोई कैमरा नहीं, बस साधारण कपड़े पहनकर वह उस गांव पहुंचे जहां ओम कभी रहता था। गांव सुनसान था। ओम का कमरा अब एक कुटिया बन चुका था, जिसमें कोई दीपक जल रहा था। कोई साधु बैठा था वहां, आंखें बंद। प्रधानमंत्री चुपचाप बैठे। कई घंटे बीते, कोई संवाद नहीं हुआ। फिर साधु ने आंखें खोली और कहा, ओम ने कहा था, आप आएंगे, लेकिन आप बात करने नहीं, सुनने आए। तो सुनिए, इस देश का भविष्य अब नीति से नहीं, नियति से तय होगा, और ओम वही नियति है जो आपके कर्मों का उत्तर बनकर आई है। प्रधानमंत्री की आंखें भर आई। उन्होंने पूछा, क्या मैं अब कुछ बदल सकता हूं? साधु ने जवाब नहीं दिया, बस एक पन्ना उन्हें थमा दिया। उस पर लिखा था, अगर तुम सत्य का साथ नहीं दे सकते तो कम से कम उसे कुचलो मत। देश अब जाग रहा है, तुम उसे रोक नहीं सकते, तुम सिर्फ तय कर सकते हो, क्या तुम उसके साथ चलोगे या उसके नीचे दब जाओगे। दोस्तों, उसी रात दिल्ली में सब कुछ बदल गया। दोस्तों, मोदी अचानक सभी कार्यक्रमों से हट गए। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई भाषण नहीं। राष्ट्रपति से एक गुप्त मीटिंग की खबर बाहर आई। सरकार के भीतर से खबरें लीक हुई कि संविधान में बड़े बदलाव की तैयारी रुकी हुई है। दोस्तों, मगर कुछ और भी हुआ जो सिर्फ कुछ लोग समझ पाए। देश के गांव-गांव में, मंदिरों, स्कूलों और यहां तक कि जेलों तक में एक नई सी ऊर्जा फैलने लगी। लोग आपस में दुश्मन नहीं, दर्पण बनने लगे। दोस्तों, कोई किसान दूसरे गांव के व्यापारी को मुफ्त अनाज देने लगा। दोस्तों, जेल में कैदियों ने खुद सफाई कर थानेदार से कहा, हम अपनी गलती खुद ठीक करेंगे। एक चाय वाले ने अपनी दुकान पर लिखाया, हर विचार का स्वागत है, चाहे वह सरकार के खिलाफ क्यों ना हो। दोस्तों, कोई योजना नहीं थी, कोई पार्टी नहीं, कोई नेता नहीं, सिर्फ एक मौन क्रांति चल रही थी। लोग इस परिवर्तन को ओम चेतना कहने लगे। अब संसद में चर्चा थी, क्या यह देश किसी बालक की बातों पर चलने लगा है? किसी ने कहा, नहीं, यह उसका युग है जो सत्य को बोलने की हिम्मत करता है। एक सांसद ने चुपचाप अपनी सीट से उठकर इस्तीफा दे दिया। उसने बस इतना कहा, मैं अब संसद में नहीं, जनता की आत्मा में काम करूंगा। ओम अब भी कहीं दिखाई नहीं देता था, पर एक दिन एक ट्रेन में एक भिखारी ने बच्चों को कहानी सुनाई। एक राजा था जो सोचता था कि वह भगवान है, लेकिन एक दिन एक छोटा बच्चा उसे आईना दिखा गया।
राजा अब भी राज करता है, पर अब वह भगवान नहीं इंसान है। प्यारे दोस्तों, लोग हंसते रहे, पर ट्रेन की दीवार पर किसी ने लिखा देखा, ओम यहां था। दोस्तों, अब इस देश की पहचान बदल रही थी। यह विकास अब केवल पुलों और सड़कों से नहीं मापा जा रहा था, बल्कि एक गांव में बच्चे एक दूसरे से पूछते, तू क्या सोचता है? और जवाब आता, मैं वही सोचता हूं जो सबकी भलाई में हो। और कहीं दूर एक बहुत ऊंची पहाड़ी पर एक बच्चा बैठा था, धोती में, नंगे पांव, हाथ में एक सूखा पत्ता था। वो पत्ता हवा में उड़ गया और उसके साथ ही देश ने एक नया युग देखा, जहां सत्ताएं गिर सकती थी, पर सच्चाई का कद कभी नहीं समाप्त होता। दोस्तों, कुहासे में डूबा पहाड़ धीरे धीरे उजाला निगल रहा था, जैसे कोई पुरानी स्मृति समय की ओट से लौट रही हो। उस ऊंचाई पर बैठा वो बालक अब शायद कोई साधारण बालक नहीं रह गया था। अपने दोनों हाथों में मिट्टी पकड़े बैठा था और आंखें बंद थी। उसके होठों पर कोई मंत्र नहीं, बस मौन था। लेकिन उसका मौन अब वायुमंडल में एक कंपन बन चुका था। दोस्तों, कई मील दूर, जहां दिल्ली के भीतर एक और दिल्ली बसती थी, बंद कमरों की, गुप्त बैठकों की, नियतों और नीतियों की, वहां एक और रात ऐसे ही जगी थी। देश की सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठा आदमी अब भी चुप था। उसके सामने ना कोई किताब थी, ना स्क्रीन, ना कैमरा, केवल वह स्वयं था। उसके सिरहाने एक पुराना रेडियो बज रहा था, बहुत धीमे, मानो बीते वर्षों की कोई धुंधली स्मृति। वह उठे, खिड़की खोली। अंधेरे में दूर बहुत रोशनी थी। शहर अब भी जल रहा था, मगर अब वह चमकती आग नहीं सोचती, आग थी। दोस्तों, उन्होंने भीतर लौटकर अपने निजी कमरे की दीवार पर हाथ फेरा। दीवार से कुछ आवाज आई, जैसे दीवार भी अब कह रही हो, समय आ गया है। वह जानते थे कुछ है जो उन्हें खींच रहा है। कोई व्यक्ति नहीं, कोई संगठन नहीं, कोई विचार नहीं, बल्कि एक सत्य जो अब राष्ट्र के कंधे पर हाथ रखकर कह रहा था, अब फैसला तुम्हारा नहीं, भविष्य का होगा। दोस्तों, इसी दौरान देश के अलग अलग शहरों में एक नया व्यवहार फैलने लगा। लोग अचानक एक दूसरे की बात सुनने लगे। बाजारों में भाव नहीं, सहमति तय होने लगी। पुजारी एक नया मंत्र बोलते, जागो भीतर से पुलिस स्टेशन के बाहर लिखा जाने लगा, डर की जगह नहीं, न्याय का द्वार। दोस्तों, छोटे छोटे किसान अब बड़े मंचों पर नहीं चलते, बल्कि खेत के बीच खड़े होकर कैमरे के सामने बोलते, मैं जो गाता हूं वह केवल अन्न नहीं, चेतना है। दोस्तों, कहीं कोई पार्टी नहीं थी, कोई झंडा नहीं, कोई नारा नहीं, बस एक लहर थी जो किसी तख्त को पलट नहीं रही थी, बल्कि उसके नीचे पड़े आईने को उठाकर राजा को दिखा रही थी। दोस्तों, बुद्धिजीवी परेशान थे, राजनीतिक विश्लेषक कह रहे थे, हमें समझ नहीं आ रहा यह आंदोलन किस ओर जा रहा है। लेकिन बच्चे समझ रहे थे। एक 8 साल की लड़की ने एक सरकारी स्कूल में अपनी शिक्षिका से कहा, हम क्या उस किताब को पढ़ सकते हैं जो ओम ने नहीं लिखी लेकिन जलाई थी? दोस्तों, किसी ने पूछा, कौन सी किताब? बच्ची बोली, जिसे ओम ने सपने में हमें पढ़ा दिया। दोस्तों, उसी रात देश के 54 जिलों में एक जैसी घटना हुई। लोगों ने सपने में ओम को देखा। कुछ ने सुना, तैयार रहो, कुछ ने महसूस किया, तुम खुद हो उत्तर। कुछ केवल रोते हुए उठे और उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि वर्षों से भीतर कुछ सूख गया था, जो अब भीगने लगा है। दोस्तों, बौद्ध भिक्षुओं ने तिब्बत से संदेश भेजा, भारत जाग रहा है, उसे रोको मत। दक्षिण अफ्रीका में एक स्ट्रीट पेंटर ने अपने चित्र पर लिखा, मैंने ओम को नहीं देखा, फिर भी मैं उसे देख पा रहा हूं। और रूस में एक वैज्ञानिक ने रिपोर्ट दी, भारत के वायुमंडल में एक ऊर्जा प्रवाह है जो किसी व्यक्ति से नहीं, किसी चेतना से उत्पन्न हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र में चर्चा उठी, भारत में क्या हो रहा है? एक प्रतिनिधि ने कहा, वहां कोई आंदोलन नहीं, वहां सत्य ने चुपचाप शासन संभाल लिया है। दोस्तों, इस दौरान ओम फिर से कहीं नहीं दिखा, लेकिन गुफा में, उस पहाड़ की चोटी पर, एक पत्थर के नीचे किसी चरवाहे को एक हस्तलिखित पत्र मिला। कोई नाम नहीं था, शब्द साधारण थे, लेकिन हवा में कांपते थे, तुमने बहुत सोच लिया, अब जीने का वक्त है, तुम्हारा शरीर तुम्हारा नहीं, यह अगली पीढ़ी का माध्यम है, तो जान लो तुम्हारे पास वह है जो तुम्हें एक दूसरे से जोड़ता है। सत्य और मैं वहीं रहूंगा जहां वह जीवित रहेगा। दोस्तों, लोग अब हंसने लगे थे, लेकिन बिना जहर के राजनीति अब जरूरी रही, मगर जहरीली नहीं। नेताओं ने एक दूसरे से बहस की, लेकिन अब शोर नहीं, संवाद था। मोदी अब कम दिखते थे, लेकिन जब बोलते थे तो पहली बार उनके शब्दों में
अहम नहीं, अनुभव था। दोस्तों, सिर्फ चेहरा नहीं बदला था, देश की दिशा ने करवट ली थी और एक साधु हिमालय में किसी शिला पर बैठा मुस्कुरा रहा था। उसने कहा, जिसे तुम खोना कहते हो वही तो पुनर्जन्म है। दोस्तों, पृथ्वी अब उतनी ही शांत थी जितनी हजारों साल पहले, पर इस बार उसकी मिट्टी में एक नए भारत की धड़कन थी, जो किसी शंख से नहीं, एक मौन बच्चे के हृदय से गूंज रही थी। ओम। तो दोस्तों, अब इस वीडियो के बारे में आप लोगों की क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, हमारी इस वीडियो को आप देश के किस राज्य और किस जिले से देख रहे हैं, यह हमें जरूर बताना, क्योंकि जब हम आप लोगों की कमेंट्स पढ़ते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। इसलिए कमेंट जरूर करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।